हेलो एवरीवन, सर जी एकेडमी टेट सीरीज़ में आज पॉलिटी का हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आज के टॉपिक रहेंगे सीएम, गवर्नर और लेजिस्लेचर, मतलब जिसमें हम विधानसभा की बात करेंगे या फिर एजीआई की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो ये रहेगा कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी, मतलब महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी वो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग जो था वो सही हो जाएगा, क्योंकि सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी भारत की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंदिरा गांधी जो थी ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और आफ्टर 1984 की बात करें तो 1984 में एक ऑपरेशन आया था जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। डेथ हो तो नहीं गई थी, इनको मार दिया गया था, मतलब कि एक इनके ही सिख कमांडर के द्वारा इनको यहाँ पे मार दिया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की डेट याद रखनी है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसके कारण भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो था वो क्या कर दिया गया था, उनके ही एक सिख कमांडर के द्वारा उनको मार दिया गया था। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है। जो संयुक्त प्रांत यूपी जिसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस हम बोलते हैं, तो इनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, पहला पद जो था राज्यपाल का, भारत में महिला राज्यपाल का जो पद संभाला गया था वो संभाला गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो इस तरीके से आपने इन तीनों को यहाँ पे याद रखना है। और स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री की, सीएम की अगर हम बात करें तो वो थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। अगर हम सीएम की नियुक्ति की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो रहेगा सीएम की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की अगर हम बात करें, सेम जैसे हम पीछे मतलब कि सेंटर सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, सेम यहाँ पे कंसेप्ट चलते हैं। थोड़ा सा फर्क कहाँ होता है, जहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के जो रियल हेड होते हैं वो सीएम होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो राज्य अपने सीएम होते हैं और उनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। और सेंटर सरकार के जो मेन हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए एक प्रॉपर निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है वो एक प्रॉपर निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में दिल्ली पुदुचेरी 2 यूटी पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों से विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा जो है वो जे&के भी अभी राष्ट्रपति के इलेक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो बस अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको लोकसभा में बहुमत मिला होता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो है वो संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। तो अगर लोकसभा से वो एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 30 साल होती है। तो इस तरह से आपने इन दोनों चीजों को याद रखना, 25 साल और 30 साल। और प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, आई.के. गुजराल की बात करें, तो ये जब प्रधानमंत्री बने थे देश के तो ये राज्यसभा के ही मेंबर थे। और अगर हम बात करें विधानसभा स्पीकर की, तो विधानसभा स्पीकर जो है इनका चुनाव जो किया जाता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब इनको चुनने का राइट जो होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। विधानसभा अपने में से ही एक सदस्य को अपना स्पीकर जो है वो चुन लेती है, हेड जो है वो
चुन लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देते हैं तो क्या कंडीशन रहती है भारत अपने राज्य सरकारों की। तो अगर हम थोड़ा सा सेंटर सरकार की बात करें तो सेंटर सरकार में हमने पढ़ा था कि यदि प्रधानमंत्री रिजाइन कर देते हैं, प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो है वो उनके साथ डिसॉल्व हो जाती है। तो सेम राज्यों में भी यही कंसेप्ट चलता है कि यदि जो है अपने राज्यों में मुख्यमंत्री जो होते हैं अगर वो रिजाइन कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, अगर वो त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसे में पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही एक मुख्यमंत्री जो है वो रिजाइन कर देते हैं, उसके बाद जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है वो क्या कर देती है, रिजाइन कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में क्या क्या है। तो अगर हम बात करें अपने राज्यपाल जो है, गवर्नर जो होते हैं, उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्टिकल 155 में ये प्रावधान किया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का। तो आर्टिकल 155 जो है आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्यपाल को चुना जाएगा या राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो ये प्रोविजन जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 155 में। और यहाँ पे हमने आर्टिकल 153 लिखा है, इसमें प्रोविजन है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, सेम जैसे हम आर्टिकल 52 पढ़ते हैं जिसमें ये प्रोविजन होता है कि राज्यों का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 153 में भी सेम बोला गया है कि राज्यों का एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। उसके बाद हम आर्टिकल 154 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की शक्तियों की, पावर्स की बात की गई है। और अगर हम आर्टिकल 156 की बात करें, ठीक है, जैसे हम आर्टिकल 154 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 154 जो है हमने बोला कि किसका प्रोविजन करता है, किसका प्रावधान कर देता है, राज्यपाल की जितनी भी पावर्स है, जितनी भी राज्यपाल की शक्तियां हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हैं, चाहे वो जो भी राज्यपाल को अपने राज्य में शक्तियां दी गई हैं, उन सभी का जो प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है, वो कहां पे किया गया है, आर्टिकल 154 में किया गया है। उसके अलावा एक चीज और आपने याद रखनी है कि जो एक राज्यपाल होता है, इनका जो वेतन भत्ता होता है, इनकी जो सैलरी होती है, वो विधान मंडल के द्वारा, या हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो सैलरी या वेतन भत्ते जो हैं वो कौन डिसाइड करता है। यहां से कई बार जो है वो आ जाता है क्वेश्चन, या फिर ये बोला जाता है कि विधान मंडल जो है इनके वेतन भत्ते जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये जो वेतन भत्ते होते हैं ये संसद के द्वारा ही कानून बनाकर डिसाइड किए जाते हैं। राज्यपाल का जो भी वेतन होता है, जो भी सैलरी होती है, वो संसद डिसाइड करती है। संसद कानून बना के इनकी सैलरी जो है वो डिसाइड कर देती है। और इनको जो भी वेतन और भत्ता मिलता है, ये मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है इनको वेतन या सैलरी जो है वो दे दी जाती है। और ये जो सैलरी डिसाइड करते हैं, ये सेंटर सरकार में अगर हम बात करें तो संसद के द्वारा इनका जो निर्धारण किया जाता है, और देते कहां से हैं, राज्य की संचित निधि से जो है इनको ये सारा पैसा जो है वो दे दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है 161 आर्टिकल, और इसमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां शामिल है। मतलब कि जिस तरह राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, उसी तरह आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी 5 प्रकार की शक्तियां मिली होती हैं, पावर्स मिली होती हैं। लेकिन दोनों में एक चीज में फर्क होता है, राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो किसी भी दोषी को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी
अध्यक्ष या संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अब ये चीज अगर हम देखें तो सेम सेंटर सरकार में हमने ऐसे वाली एक चीज पढ़ी थी कि केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वहां पे हमने राष्ट्रपति पढ़े थे। तो जब हम राज्यों की बात कर देते हैं तो राज्य सरकारों का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। वैधानिक अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। औपचारिक अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये सभी चीजें जो है वो राज्यपाल के लिए बोली गई हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों का रियल हेड कौन होता है? रियल हेड, ठीक है, रियल हेड हो जाएगा आपके भारत, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। और भारत में जैसे रियल हेड जो होते हैं, प्रमुख अगर हम बोले, प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं भारत सरकार के? वो होते हैं प्रधानमंत्री। वास्तविक शासक हो गया, रियल हेड हो गया, कार्यकारी। अब यहां पे हमने यहां पे कार्यकारी अध्यक्ष की बात की है, तो यहां पे हमारे सेंटर सरकार में भी राष्ट्रपति चलते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं, हेड जो होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो यहां पे भी अगर रियल पूछा जाता है तो वो सीएम आ जाते हैं, और अगर कार्यकारी सीधा कुछ नहीं लिखा है, नाम मात्र नहीं लिखा है, क्योंकि राज्यपाल जो है ना वैसे नाम मात्र के हेड होते हैं राज्य सरकारों के। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र के हेड होते हैं, वैसे राज्यपाल भी नाम मात्र के हेड होते हैं। तो रियल हेड जो होते हैं वो सीएम होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, या राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो यहां पे अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति, जैसे हमने बोला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसको लोकसभा में बहुमत मिला हो। तो सेम यहां पे भी वही चीज होती है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकते हैं जिसको विधानसभा में बहुमत मिला हो। बाकी ये कोई कंसेप्ट नहीं है सेंटर सरकार की तरह एक सीएम जो है वो लोकसभा से, अपने विधानसभा से भी हो सकते हैं, विधान परिषद से भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ये आपने और ध्यान रखना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल, सामान्य हम बोल सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो 5 साल के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। इससे पहले भी ये क्या कर सकते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति को रिजाइन करके अपना पद छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो राज्यपाल के ऊपर महाभियोग शब्द जो है इसका प्रयोग या ऐसी कोई भी प्रक्रिया इनके ऊपर शुरू नहीं की जा सकती। सामान्य इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। बाकी अगर आपको पेपर में प्रयास पर्यंत शब्द लिखा है तो ये सबसे सही आंसर होता है राज्यपाल का, कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। बाकी इनके ऊपर कोई भी इम्पीचमेंट, कोई भी हटाने संबंधी इनके लिए कोई भी संविधान में प्रोविजन जो है वो नहीं किया गया है। तो ये चीज आपने इनके बारे में यहां ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो एक जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनको जो ओथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि एक राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यपाल को उनके पद की
शपथ दिलाते हैं, या फिर अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो है वहां पे इनको क्या कर सकते हैं, ओथ दिला सकते हैं। लेकिन संबंधित राज्य का, ये नहीं है कि हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है लेकिन उनको ओथ जो है वो यूपी का हाई कोर्ट जो है उसका सीजेआई दिलवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हिमाचल हाई कोर्ट जो है, या हिमाचल हाई कोर्ट में जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे या हिमाचल हाई कोर्ट का जो गवर्नर होगा, उनको ओथ जो है वो हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलवाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम सेंटर सरकार में पढ़ते हैं कि राज्यपाल जो है वो किसके प्रति, या प्रधानमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो ये होते हैं किसके प्रति, मंत्री परिषद के प्रति। अगर हम बात करें ना कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं, तो वो होते हैं मंत्री परिषद के प्रति। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि जो भी काम करेंगे, जो भी राज्यपाल काम करेंगे, वो किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, अपने विधानसभा के प्रति। तो इस तरह से आपने ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही रखना है। क्योंकि अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो भी काम करते हैं, जो भी देश के अंदर काम करते हैं, सॉरी देश के अंदर तो नहीं बोलेंगे, राज्य सरकारों के अंदर जो भी काम करते हैं उसमें अगर हम देखें तो वैसे राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन, राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत राष्ट्रपति के द्वारा जो उनको काम दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको क्या किया जाता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो राज्यपाल से संबंधित होती हैं। तो राज्यपाल जो है, हाँ एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि जैसे हम सेंटर सरकार में पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद। तो राज्यों में भी एक मंत्री परिषद होती है जो अगर सेंटर की हम बात करें, संसद की हम बात करें, तो सेंटर की जो मंत्री परिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो राज्यों में जो मंत्री परिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये चीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा। अब हमने यहाँ ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब राज्यपाल जो है वो, अगर तो सीधा क्वेश्चन आपको आता है मंत्री परिषद का कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगर राज्यों में बात करें तो राज्य में जो मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन राज्यपाल अगर बात करें तो राज्यपाल जो है वो क्या होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अगर हम बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको कार्य दिए जाते हैं, कार्य के द्वारा जो है वो, या हम ये बोल सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो एक विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। या फिर अगर आपको विधानसभा ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, या हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं कि आपको जो है वो विधानसभा भी दे रखा है, राष्ट्रपति भी दे रखा है, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री तो सेंटर सरकारों में चलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। हमने ये तो बोला कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर विधानसभा बाई चांस ऑप्शन में नहीं है तो आप राष्ट्रपति भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक जो अपने राज्यपाल होते हैं वो किसको जवाब देते हैं, राष्ट्रपति को। जो भी काम करते हैं वो उसका जवाब किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही वो अपने पद पर अपने बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग सही रहना है। लेकिन अगर आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया है तो आप राष्ट्रपति भी वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला
कौन थी? तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पहली जो महिला राज्यपाल बनी थी वो कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और सुचेता कृपलानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो अपने स्वतंत्र भारत की पहली क्या बनाई गई थी, स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। और लोकसभा की पहली सदस्य भी कौन बनी थी भारत से? हिमाचल से हम बात कर सकते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वतंत्र भारत में या केंद्र सरकार में जाने वाली पहली लोकसभा सदस्य थी या फिर पहली महिला थी, पहली हिमाचली थी जो केंद्र सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट की जो थी वो हेड बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? राज्यपाल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो है वो किसके द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा जो है वो प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 213, आर्टिकल जो है 213 या ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल को राज्य के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अध्यादेश जारी करने की जो है वो शक्ति प्रदान की गई है। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो राज्यपाल राज्य के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन जो है राज्यपाल को आर्टिकल 213 में दिया गया है। और मैक्सिमम इनका जो अध्यादेश जारी रहता है वो 6 महीने तक जारी रह सकता है। लेकिन अगर संसद पास नहीं करती है या संसद की अनुमति के बिना ये अध्यादेश जो है वो 6 वीक हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने 6 वीक याद रखना है, 6 सप्ताह याद रखना है कि अगर आपको ये दिया गया है कि मैक्सिमम जो है अध्यादेश राज्यपाल का कितने समय तक जारी रह सकता है तो 6 महीने, और अगर मिनिमम की बात करें तो 6 सप्ताह आपने याद रखना है। यहाँ पे 6 वीक तक के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, अध्यादेश जो है वो खत्म हो जाता है। और 6 सप्ताह की अवधि के बाद जो है या 6 वीक के बाद जो है वो ये अपने आप ही यहां से खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। मतलब इनका कोई भी समय, हम ये बोलते कि सामान्य, लेकिन इनका सामान्य संविधान में कोई भी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये अपने प्रयास पर्यंत, अगर आपको पेपर में प्रयास पर्यंत और 5 वर्ष भी आ जाता है तब भी आपने प्रयास पर्यंत ही अंडरलाइन करना है या टिक करना है, क्योंकि ये जो राज्यपाल होते हैं देश के, राज्य के, वो राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब इनका कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि ये तब तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे? अब यहाँ पे या किए जाते हैं यहाँ पे लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे राज्यपाल जो है वो विधानसभा में कितने सदस्य एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करते हैं, तो 1 करते हैं। लेकिन आगे वाला जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन वाला जो कंसेप्ट है वो अभी नहीं है, अभी कुछ टाइम के लिए इसको स्टॉप कर दिया गया है। जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि एंग्लो इंडियन जो है ये कंसेप्ट अब कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, इनके आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अगर 104 संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 2019 में हुआ है, और इसके तहत जो है वो देश में या पूरे भारत के संविधान में एंग्लो इंडियन वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक दिया है, जो उसको कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, राज्यपाल अपना रिजाइन किसको देते हैं? तो पीछे ही हमने बात की कि राज्यपाल जो है वो अपने
पद के लिए राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत ही बने रहते हैं, या अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं जब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल जो है अपना जब रिजाइन देंगे, 5 साल के लिए मैक्सिमम ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले भी ये अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को रिजाइन देके अपने पद को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हमने 5 प्रकार की, हमने पीछे ही बात की कि राज्यपाल जो है इनके पास भी 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, और इनका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 161 में किया गया है। और अगर अपने राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती हैं उनका प्रोविजन, या क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं उनका प्रोविजन संविधान के आर्टिकल 72 में कर दिया गया है। तो ये चीजें आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति के 161 आर्टिकल के बाद भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा कि ऐसी कौन सी पोस्ट है भारत के संविधान में जिसके ऊपर अभियोग या महाभियोग ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई प्रावधान ही नहीं है उनको हटाने का। तो वो है राज्यों के राज्यपाल। और अगर आर्टिकल 61 की बात करें तो 61 राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की बात करता है, और ये जो इम्पीचमेंट है संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, और शुरू करने के लिए संसद के जो सदस्य रहते हैं 1/4 मेंबर रहते हैं। 1/4 मेंबर जो है वो रिटर्न लिख के दे देते हैं। उसके बाद अगर 2/3 बहुमत से ये विधेयक जो है वो पास हो जाता है, या प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है। और अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक जो है किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर ये इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस जो है वो नहीं लाया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति की हमने बात की, लेकिन जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके लिए ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो इनको भी हटाने संबंधी संसद के अंदर जो है वो प्रक्रिया शुरू की जाती है, और दोनों सदनों में अंदर ये अलग अलग प्रोविजन जो है वो पास होना अनिवार्य होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए या भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रक्रिया तो शुरू की जाती है जो केवल राज्यसभा से शुरू होती है, और राज्यसभा में पास होने के बाद उसको औपचारिकता के लिए लोकसभा में भी पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले गवर्नर जो थे वो किसे नियुक्त किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की हम बात करते हैं तो यहाँ के जो पहले गवर्नर थे वो किसको नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। राधा कृष्णन माथुर जो थे वो लद्दाख के पहले क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे, राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता, अब हम बात करते हैं एजी की, अटॉर्नी जनरल की, महाधिवक्ता की। अब ये जो महाधिवक्ता का प्रोविजन है आर्टिकल 165 में किया गया है, और एजीआई की बात करें तो इनका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 76 में किया गया है। और एजीआई जो है वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, एजीआई जो है वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, और एजी जो है वो राज्य सरकारों के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम राज्यों का प्रथम विधि अधिकारी या राज्य सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी किसको बोला जाता है?
महाधिवक्ता को बोला जाता है। और भारत सरकार का पहला जो या सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी बोला जाता है महान्यायवादी को। और आर्टिकल 110 में किसका प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल का प्रोविजन कर देता है। आर्टिकल 280 जो है ये वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। यहां से आर्टिकल ही आपको आ जाते हैं, तो वित्त विधेयक का याद रखना है। और आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल की बात कर देता है, वित्त की बात कर देता है। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 164 जो है वो सीएम की बात कर देता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो एक महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो एक जो महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकारों का जो प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए महाधिवक्ता जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के द्वारा अगर बात करें तो जो महाधिवक्ता होते हैं उनका कोई भी कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं होता है, वो भी राज्यपाल के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, उसी तरह से एक जो महाधिवक्ता होता है वो भी राज्यपाल के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। और एक जो महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है महाधिवक्ता के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो एक महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इनके जो वेतन और भत्ते डिसाइड किए जाते हैं या इनको जो भी वेतन और भत्ता देना है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा ही। क्योंकि अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन एक हम राज्यपाल की बात करें तो महाधिवक्ता की बात करें तो इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल डिसाइड करता है। और महाधिवक्ता को जो भी वेतन और भत्ता दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। महाधिवक्ता को जो भी सैलरी दी जाती है, जो भी वेतन दिया जाता है, जो भी भत्ता दिया जाता है, वो वही भत्ता दिया जाता है जो एक हाई कोर्ट के जज को दिया जाता है। अब एक हाई कोर्ट के जज की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक महाधिवक्ता होता है राज्य सरकारों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इनके लिए संविधान में कहीं भी न्यूनतम मिनिमम एज का प्रावधान नहीं किया गया होता है। ठीक है, मिनिमम एज इनके लिए कोई नहीं होती है और जो मैक्सिमम एज होती है वो इनके लिए 62 ईयर होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें भी ध्यान रखनी है। इनके लिए मिनिमम एज कोई नहीं होती, बाकी सेम इनके लिए वही क्वालिफिकेशंस होती हैं जो एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए होती हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज कोई नहीं होती, भारत के नागरिक होने चाहिए। मैक्सिमम एज इनके लिए 62 ईयर रखी गई है। और महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते जो है ये राज्यपाल के द्वारा डिसाइड कर दिए जाते हैं और राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है वो संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। तो जो एक महाधिवक्ता होते हैं, एक एडवोकेट जनरल होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। अब यहाँ पे हमने पहले ही बात की कि एक जो राज्यपाल होते हैं इनके जो वेतन और भत्ते हैं, या हम यहाँ पे बात करें कार्यकाल की, इनका जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है। तो एक राज्यपाल जो है वो अपने जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्यपाल के प्रयास पर्यंत ही अपने पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। इनके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि इनका कार्यकाल 5 साल होता है, इनका कार्यकाल 6 साल होता है। ये उसी टाइम तक जो है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहते हैं। मतलब राज्यपाल के प्रयास पर्यंत ही एक जो महाधिवक्ता है वो क्या कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
राज्यपाल के प्रयास पर्यंत, मतलब कि यहाँ पे आपने ना तो 5 साल लगाना है ना तो 6 साल लगाना है। आपने सिंपल ध्यान रखना है कि जैसे एक महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं, वैसे ही राज्यपाल के प्रयास पर्यंत ही महाधिवक्ता जो है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाँ 5 साल से पहले, मतलब सामान्य जो है ये 5 साल से पहले भी अपने पद से रिजाइन दे सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं महान्यायवादी, और राज्यपाल जो है या महाधिवक्ता जो है वो 5 साल से पहले भी अपने पद से रिजाइन देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं या फिर अपना पद जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वही चीज क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है वो यही आता है कि राज्य सरकारों के जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च न्याय अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के अपने राज्यों के महाधिवक्ता, जिनको एजी कहा जाता है। नेक्स्ट है विधान परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है कि विधान परिषद का वर्णन जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में कर दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, आर्टिकल 169 की बात करें, तो यहाँ पे विधान परिषद का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है। और अगर आर्टिकल 168 की बात करें तो यहाँ पे विधान मंडल का प्रावधान किया गया है, और विधान मंडल जो है, ठीक है, विधान मंडल का प्रोविजन किया गया है कहाँ पे? आर्टिकल 168 में। और विधान मंडल जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, वैसे ही विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, 2 मंडल होते हैं, एक विधान सभा, एक विधान परिषद। अब ये जो होता है विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल भी होता है 5 साल का। ठीक है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो विधानसभा हो, दोनों का कार्यकाल होता है 5 साल। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 30 साल होती है। और विधान परिषद जो है ये एक स्थायी सदन होता है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विधान परिषद को किसी भी राज्य से खत्म किया जा सकता है। विधान परिषद जो है वो भंग नहीं की जा सकती, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है एक राज्य से, और मिनिमम एज इसके सदस्यों की रहती है। मतलब कि विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 30 साल होती है। और अगर हम बात करें विधान परिषद के सदस्यों की, तो इनका जो कार्यकाल रहता है वो 6 साल का रहता है। सेम सेंट्रल सरकार की तरह इनके जो सदस्य रहते हैं, विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं ये 5 साल के लिए रहते हैं, और विधान परिषद के जो सदस्य रहते हैं वो 6 साल के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। बाकी 30 साल इनकी जो एज होती है। और ये जो है ये निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। मतलब सेम जैसे अगर हम बात करें निम्न सदन उच्च सदन, लेकिन ये प्रथम सदन होता है, ये सेकंड हाउस होता है राज्यों में। इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से भी आपने थोड़ी सी चीजें यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के कितने सदस्य जो है वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि विधान परिषद के इतने मेंबर जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 मेंबर जो है वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि विधान परिषद के कितने मेंबर जो है वो विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/6 मेंबर जो है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा
विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है, या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या मैक्सिमम कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें मैक्सिमम सदस्यों की, तो विधानसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। विधानसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 500 होते हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा या राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं और लोकसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं। क्योंकि इसमें अब जो है यहाँ पे मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 250, हाँ राज्यसभा की अगर बात करें ना तो राज्यसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं और लोकसभा के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो 550। हाँ यहाँ पे जो 543 हमने लिखा है ना, ये वर्तमान सदस्य हैं लोकसभा के, क्योंकि पहले वर्तमान जो सदस्य होते थे वो 545 होते थे, लेकिन यहाँ से दो जो एंग्लो इंडियन है उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, नहीं कुछ टाइम के लिए उनको प्रोविजन दिया गया है, आरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में मेंबर है लोकसभा के वो है 543 और जो मैक्सिमम सदस्य हैं लोकसभा के वो 550 हैं और राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर है वो 250 हैं और राज्यसभा के जो वर्तमान मेंबर हैं, वर्तमान सदस्य हैं वो 245 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो हमने पहले ही बोला कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ सही रहेगा। इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद जो रहती है इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये एक स्थायी सदन होता है विधान परिषद, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। जो विधान परिषद होती है इसको भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मान लो जैसे अभी जे.एंड.के में जे.एंड.के जो है वो पहले राज्य था, अभी वो यूटी बन गया है, तो वहां पे विधान परिषद थी तो उसको वहां से खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि विधान परिषद खत्म हो सकती है, विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती है। और लोकसभा जो है या विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उनको जो है वो उनके 5 साल से पहले भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री के बोलने पर और एक जो विधानसभा होती है उसको राज्यपाल भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री के बोलने पर। नेक्स्ट बात करते हैं विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। विधान परिषद में जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो 1/6 किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में जो सदस्य राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे, जैसे राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं, राज्यों के अंदर जो है वो जो विधान परिषद होती है उसमें 1/6 जो है वो सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 25 हमने या क्वेश्चन 25 हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विधानसभा में धन विधेयक किसकी परमिशन से पेश किया जाता है। जो विधानसभा है, विधानसभा में जो मनी बिल है वो किसकी परमिशन से पेश किया जाता है। ठीक है, विधानसभा में मनी बिल जो है वो किसकी परमिशन से पेश किया जाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान
सभा के अध्यक्ष के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। तो विधानसभा में जब भी मनी बिल पेश किया जाएगा वो किसकी परमिशन से पेश किया जाएगा? राज्यपाल की अनुमति से। जैसे राज्यों की विधान उसमें लोकसभा में अगर हम बात करें सेंटर में, तो लोकसभा में जो मनी बिल पेश होता है वो किसकी परमिशन से पेश होता है? राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे जो राज्यों का बिल पेश होता है, मनी बिल जो पेश होता है वो राज्यपाल की परमिशन से पेश होता है, लेकिन उसको डिसाइड करना कि ये मनी बिल है या नहीं वो विधानसभा के स्पीकर का काम होता है। नेक्स्ट आ जाएगा भारत के किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी? तो ये भारत का राज्य था पहला केरल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट है संसद के संसद के कितने सदस्य जो है वो 2 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं? मतलब यहाँ पे हम बात करें लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, यहाँ पे संसद लिखा गया है कि संसद के कितने सदस्य जो है वो 2 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर हम बात करें तो संसद में हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो किसके रिटायर कर दिए जाते हैं? राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस होता है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन उसके 1/3 मेंबर जो है वो क्या कर दिए जाते हैं? हर 2 साल के बाद यहां से रिटायर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा विधान परिषद वर्तमान समय में कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद जो है वो वर्तमान समय में सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले ये 7 राज्यों में थी, लेकिन अभी J&K से विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे पास 6 ही राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। और सबसे ज्यादा जो मेंबर है 100 वो रहते हैं विधान परिषद में उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट आ जाएगा विधान परिषद धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो जो विधान परिषद है वो मनी बिल को कितने समय तक रोक कर रख सकती है? तो अगर हम बात करें मनी बिल की या विधान परिषद की, तो विधान परिषद जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे जो हमारा रहता है विधान परिषद या लोकसभा जो है, या हम राज्यसभा की बात करते हैं, सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर सरकार में जो मनी बिल रहता है या फिर धन विधेयक रहता है उसको राज्यसभा जो है वो 14 दिनों तक क्या कर सकती है? रोक कर रख सकती है। ठीक है, अगर हम सेंटर सरकार की बात करें तो सेंटर सरकार के अंदर एक राज्यसभा जो है वो मनी बिल को 14 दिनों तक रोक सकती है, और एक साधारण विधेयक को कितने टाइम तक रोक के रख सकती है? 6 महीने तक रोक सकती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य सरकारों की, और जो राज्य सरकारें होती हैं या राज्य सरकारों में जो भी मनी बिल होता है, या राज्य सरकारों में हम विधान सभा की बात कर देते हैं, विधान परिषद की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो विधान परिषद होती है या फिर विधान सभा जो रहती है, ये एक मनी बिल को कितने टाइम तक जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम ऑप्शन नंबर ए की। तो एक जो विधान परिषद होती है, ये विधान परिषद जो है वो मनी बिल को 14 दिनों तक रोक सकती है, और 14 दिनों के बाद भी अगर बिल को पेश नहीं करती है तो ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। और एक साधारण विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीने के लिए रोक सकती है, और एक साधारण विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम 4 महीने के लिए रोक के रख सकता है। और उसके बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको 3 और 1 ऐसे करके दिया है, यहाँ पे तो हमने बोला ना जैसे 3 भी ऑप्शन में डाला गया है, तो यहाँ पे धन विधेयक को विधान परिषद जो है वो कितने समय के लिए रोक सकती है? मैक्सिमम 4 महीने के लिए। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन में नहीं है
तो ये 3+1 भी आ जाता है, क्योंकि पहले जो विधान परिषद इसको रोकती है वो 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर से 1 महीने के लिए, तो टोटल 4 महीनों के लिए इस बिल को जो है वो विधान परिषद अपने पास रोक के रख सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल अपने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। धन्यवाद।